आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिले हैं सीएम से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात यहां पर की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया है। पर्यटन से जुड़े तमाम अलग अलग मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिले हैं और ऐसे में देखिए कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया है। पर्यटन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर दोनों ही मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री मिले सीएम धामी से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया है और साथ ही कई पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की और मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में हो रहे कार्यों की केंद्रीय मंत्री को जानकारी देते हुए भावी योजनाओं पर चर्चा की है। पर्यटन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पर्यटन क्षेत्र में अवस्थापना सुविधा के लिए भी सहयोग भी मांगा है। बात करते हैं देहरादून की, जहां पर गढ़ी कैंट में हरबंस कपूर कम्युनिटी हॉल में भी रक्षाबंधन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधने के लिए पहुंची यहाँ पर महिलाएं और इसी बीच महिलाओं में काफी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन हर महिला ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी और उन्हें राखी बांधते हुए शुभकामनाएं दी। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी बहनें जो है प्रदेश भर से आई उनको राखी बांध रही हैं। सर, आज हजारों बहनें आप यहाँ पहुंची हैं आपको राखी बांधने, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं अपनी बहनों के इस प्यार के लिए उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक भाई होने के नाते उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये भाई जिस पर आप जितना भरोसा करती हैं हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरेगा, अपनी बहनों की सेवा करेगा, अपने क्षेत्र की सेवा करेगा। ये वचन मैं आज यहाँ पर देता हूँ। सर, जिस तरीके से आप बहनों का प्यार देखने को मिल रहा है, आगे क्या कुछ आप बहनों के लिए करने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा कि चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे हम लगातार बहनों के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास ग्राम विकास विभाग, जिसमें हमारे समूह की 5 लाख से अधिक बहनें का जो है उसके माध्यम से अपने को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज हमारी 1,65,000 से अधिक लखपति दीदी बहनें हमारे बन चुकी हैं और हमारा संकल्प है कि हम 2 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कैबिनेट मंत्री को जो राखियां हैं बहनें बांधने के लिए उत्साहित है और किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है उनको राखी बांधने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहनों का प्यार है जो कैबिनेट मंत्री को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा भी की है। जो महिलाएं स्वरोजगार करती हैं, स्वायत्ता समूह से जुड़ी हुई हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए उन्होंने बड़ी घोषणा की है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर रक्षाबंधन के पर्व पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं सिर्फ एक साड़ी और मिठाई के डब्बे के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करती भी नजर आई हैं। इतना नहीं, महिलाएं अपने 5 से 6 महीने के बच्चे को गोदी में लेकर लाइन में धक्का मुक्की इस दौरान की गई है और साथ ही बता दें कि भाई गर्मी के बीच अपनी बारी का यहां पर इंतजार करती है महिलाएं नजर आई। पुलिस प्रशासन भी इस नज़ारे को देखता रहा। इस दौरान ना तो कोई आपातकाल स्थिति निपटने के लिए उतनी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात थी। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ीकैंट के हरबंस कपूर कम्युनिटी हॉल में, जहां पर आज रक्षाबंधन के मौके पर जो है कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं उनको जो है हजारों बहनों ने यहाँ राखी बांधी। आप मेरे पीछे भीड़ देखेंगे तो ये सब महिलाएं जो है यहाँ पहुंची थी इस कार्यक्रम में और जिस तरीके की आप भीड़ देख रहे हैं, धक्का मुक्की देख रहे हैं, यहाँ पर ये भीड़ जो है राखी बांधने को लेकर नहीं बल्कि अब जो है मिठाई के डब्बों और साड़ी की जो बॉक्स है उसके लिए यहाँ पर धक्का मुक्की है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति में भगदड़ मचती है तो कैसे हालात यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर 1,000, 2,000, 3,000 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्रदेश भर से महिलाएं जो है यहाँ पहुंची हैं और यहाँ पर आप देखेंगे धक्का मुक्की इतनी हो रही है
यहाँ पर सिर्फ बॉक्सेस के लिए जो है यहाँ पर लाइन लगी है, धक्का मुक्की हो रही है। महिलाएं जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने गोदी पर यहाँ पर पहुंची हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर जिस तरीके से डब्बों को लेकर, मिठाई के डब्बों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, अगर ऐसे में यहाँ पर भगदड़ मचती है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी होती है। हालांकि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और लगातार स्थिति को संभाल रहे हैं, वॉलंटियर भी यहाँ पर हैं। किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर महिलाएं गोदी में पहुंची है दूर दराज से, और सिर्फ बॉक्सेस को लेकर के, मिठाई के एक डब्बे के लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की और जिस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, आप समझ सकते हैं कैसे हालात है। देखना ये होगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो स्थिति से निपटती है, किस तरीके से यहाँ पर सारा मैनेज करती है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो चलिए आगे बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जहां पर परिणाम घोषित होने के साथ ही उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आरक्षण में मनमानी की गई है। वहीं कांग्रेस के आरोप को यहां पर नकारते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा कि सब कुछ प्रक्रिया के तहत किया गया है और अगर कांग्रेस को कोई समस्या है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकती है। रिपोर्ट देखिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर तय आरक्षण, सरकार ने की मनमानी, बोले विधायक प्रीतम। कांग्रेस के आरोप पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रक्रिया से तय हुआ, किसी को रोकने के लिए नहीं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा होते ही शासन से जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। देहरादून और अल्मोड़ा जिला पंचायत में अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है, जबकि बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई है। चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी और नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनारक्षित रखी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है। अल्मोड़ा महिला के लिए आरक्षित, बागेश्वर अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित, चंपावत अनारक्षित, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला के लिए आरक्षित, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला के लिए आरक्षित, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, रुद्रप्रयाग महिला के लिए आरक्षित, टिहरी गढ़वाल महिला के लिए आरक्षित, ऊधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित, उत्तरकाशी अनारक्षित। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले तो पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित नहीं किया गया, फिर चुनाव परिणाम आते ही जानबूझकर आरक्षण को इस तरीके से तय किया गया कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ ही नहीं पाए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि उनके बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर मनमानी के साथ ही आरक्षण तय करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पहले तो कांग्रेस पंचायत चुनाव की राह में रोड़े अटका रही थी और अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण पर सवाल उठा रही है। सीएम धामी का कहना है कि सब कुछ प्रक्रिया के तहत हुआ है और अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत है तो वो उचित मंच पर आपत्ति दर्ज करा सकती है। अध्यक्षों का आरक्षण भी पूर्व में सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार को लग रहा है कि वो पंचायतों में चुनाव हार रही है, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जो है जिस तरीके से सरकार ने करने का काम किया है वो भ्रष्टाचार उसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। देहरादून के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पुत्र अभिषेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ करने का काम किया है और इस आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है व्यापक स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया है और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण होगा। और मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग की आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए
तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि अब ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लगातार सरकार को निशाने पर रखा है और अब चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कौन काबिज होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर तेज बारिश के बाद गोला पुल की अप्रोच रोड फिर से धंस गई। ये सड़क पहले भी इसी तरह टूट चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बार बार हो रही ये खराबी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि बारिश की वजह से मिट्टी बहने से सड़क कमजोर हुई है। फिलहाल मरम्मत जारी है और पुल को कोई खतरा नहीं है। किया है और ये NHAI की टीम का भी साथ में ही है। उनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो बहा है, तो उसको ये फिर से फिलअप कर रहे हैं और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उससे भी एक बार फिलअप करवा दिया। बारिश के समय में कंक्रीट का काम कैसे हो पाएगा? देखिए अभी बारिश रुकी हुई है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। और जो मिट्टी धसाव का जो मामला था वो थोड़ा पुल को तो कोई खतरा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के लक्सर और खानपुर इलाके में लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से गंगा और सलोनी नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने इसे गंभीर माना है और आपदा प्रबंधन विभाग को तैयार रहने को कहा है। इलाके के 12 बाढ़ चौकियां यहां पर लगाई गई हैं, जहां पर हमेशा कर्मचारी मौजूद रहते हैं। जरूरी बचाव के सामान और पैसे को लेकर भी यहां पर तैयारी रखते हैं। वहीं पहले बारिश से जो भी तटबंध टूटे हैं उनकी मरम्मत भी पूरी की गई है। बारिश हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में। वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें। और अगर और जलस्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो, उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप्स है वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो हम लगातार वॉच कर रहे हैं इस सिचुएशन को। रिपेयर कर दिए थे, कुछ में हमने टेम्परेरी व्यवस्था करी है सैंड बैग्स के माध्यम से, और कुछ ऐसे बड़े तटबंध हैं जहाँ पर और भी लोगों ने डिमांड करी थी, जो हमने निरीक्षण भी किया था, वहाँ पर भी हम लगातार वॉच रख रहे हैं। में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो है जो हमने बाढ़ चौकियां बना रखी हैं, 12 बाढ़ चौकियां जो हैं जनपद में क्रियाशील हैं, और तहसील कंट्रोल रूम भी हमारे एक्टिव हैं। उन्हें सूचना तत्काल जो यहाँ से प्रसारित की जाती है ताकि लोग अलर्ट रहें। इसके अलावा जो है हमारी आपदा प्रबंधन कार्य योजना और बाढ़ प्रबंधन कार्य योजना भी हमने तैयार की है, जिसमें जो हमारे संवेदनशील स्थान है, जहाँ जहाँ पे तटबंध जो है ब्रेक डाउन होने की जो है संभावना रहती है, वहाँ पर सिंचाई विभाग के माध्यम से जो है पूर्व तैयारी की गई है। वहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट की कहीं पे भी सूचना मिलने पे तत्काल जो है कैसे बंदे को जो है ठीक किया जा सके, तो इसके लिए जो है सभी विभागों को जो है आवश्यक निर्देश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं। और बाढ़ प्रबंधन और आपदा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मानसून पूर्व तैयारी बैठक होती है, उसमें भी जिलाधिकारी महोदय ने जो सभी विभागों को जो है तत्काल किसी भी आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पांस करते हुए जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने मैदानी इलाकों में भी टेंशन बढ़ा दी है। वजह यह है कि पिछले कई दिन से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश का पानी नदियों के रास्ते से मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। हम बात कर रहे हैं लक्सर खानपुर क्षेत्र की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और इसकी वजह यह भी है कि इससे पहले ही जो सामान्य तौर पर बारिश हो रही थी उससे ही जलस्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन 2 दिन से जलस्तर में और वृद्धि हो गई है और आज थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो नदी फलड़ आ गया हो। और ये यदि यही हालात रहे तो निचले इलाके, खास तौर पर खानपुर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां
नदी का पानी कहर बरपाता था। इस बार फिर वही स्थिति बन जाएगी, यानी बाढ़ के हालात बन सकते हैं। हालांकि प्रशासन के दावे कुछ और हैं। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम यानी चारों बाढ़ चौकियों पर 11 विभागों के कर्मचारी तैनात किए हुए हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। खास तौर पर लोगों को अलर्टनेस पर रखा गया है। जो गांव नदी के आसपास के हैं, उन तमाम लोगों को पहले ही कह दिया गया है कि जब तक बारिश होगी या फिर नदी में फैलाया हुआ तब तक नदी की तरफ ना जाएं, और फिर यदि अपने खेत की तरफ कोई जाता है तो उसकी सूचना बाढ़ चौकी पर जरूर दे। इसके साथ ही कुछ ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल नदी सटे हुए हैं, खासतौर पर डुमनपुरी, बालावाली या फिर दल्लेवाला या शेरपुर बेला, उन गांव के स्कूलों को भी यानी पूरी तरह से एक तरह देखा जाए तो उन्हें संरक्षण स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी या ज्यादा फैल आया तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऊंचे स्थान पर, खासतौर पर स्कूल या सराय जैसे यानी जो पंचायत घर होते हैं, उनमें शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा सकती है। सबको यही सलाह दी जाती है कि वह सावधान रहे और किसी प्रकार के भी खतरे की सूचना तुरंत प्रशासन को दे, ताकि समय रहते आपात स्थिति से निपटा जा सके। जसवीर सिंह, गंगा नदी घाट, बालावाली, लक्सर। तो चलिए आगे बात करते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ों की नींव को हिलाकर रख दिया है। जहां खरोला निवास इस क्षेत्र में भी इस दौरान भयानक भूस्खलन से स्थानीय निवासियों की सांसें यहां पर थम गई हैं, तो वहीं आपको बता दें कि जिससे कि मकानों के 2 कमरे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और मुख्य मार्ग भी मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ पर रहने वाला परिवार पूरी तरह से बाहरी संपर्क से कट चुका है और मदद का इंतजार कर रहा है। गनीमत तो ये रही कि घटना के समय परिवार सुरक्षित स्थान पर था, जिससे कि जान का संकट नहीं आया। वही सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा के नियमों के अनुसार मदद दी जाएगी। जो लगातार जो बारिश हो रही है, इससे 3-4 दिन पहले यहाँ पे ये धंस गया थोड़ा ना, तो इससे हमारी गौशाला को और मकान को थोड़ा खतरा हो गया। अभी नायब तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं, तो बोले थे कि नगर पालिका वगैरह से इसका वो करवाओ, थोड़ा जो भी होता है कुश्ते वगैरह का, क्योंकि खतरा तो है ही है। क्योंकि ये नीचे रास्ता भी है ना, नीचे लोगों को जाने का रास्ता भी, वो भी रास्ता भी टूट गया। इसमें पुराने 2 कमरे थे, वो आए हैं। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून जिले में आपदा और आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को सतर्क करने के लिए यहां पर पहली बार आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में घनी आबादी वाले 13 स्थानों और चौकियों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। इसमें पटेल नगर, डालनवाला, राजपुर, कैंट, कोतवाली, बसंत विहार, बिंदाल चौकी और लखीबाग चौकी, इसके अलावा नेहरू कॉलोनी में भी 8 किलोमीटर रेंज के साथ ही ऋषिकेश, प्रेमनगर, किलोमीटर टाउन और साथ ही रायपुर में भी 16 किलोमीटर रेंज के सायरन लगे हैं। इसका ट्रायल पूरा हो चुका है और कमीशनिंग कार्य भी चल रहा है। ये प्रणाली राज्य में पहली बार लागू की गई है, जिससे कि जल्दी ही मिलिट्री, पैरामिलिट्री और एयरफोर्स, बड़े अस्पताल, ISBT में रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पर एम्स रोड पर बाबा काली कमली बगीचे के बाहर खाने पीने की ठेलियां हटाने से एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदार परेशान हैं। तीमारदारों को सस्ता और स्वच्छ भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। मजबूरी में मरीजों के तीमारदार सड़क पर बैठकर खुद ही खाना बनाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर खाना बना रहे बुजुर्ग से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एम्स में इलाज के लिए भर्ती है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इस वजह से परिवार भी परेशान है। खाने पीने का सस्ता संसाधन एम्स के आसपास कुछ भी नहीं है, इससे मजबूरी में वो सड़क पर बैठकर अपने खाने के लिए और अपना पेट भरने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। मेरी लड़की जो है MS में भर्ती है और मुझे खाने की दिक्कत हो रही है, तो इस वजह 4 दिन से मैं खाना में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस वजह ये रोड पे खाना आज मैं बना रहा हूँ खाना। चलिए आगे बात करते हैं डोईवाला की, जहां पर विकास खंड के हरिपुर कला ग्राम पंचायत चुनाव में विजेता प्रत्याशी सविता शर्मा ने आज विजय जुलूस यहां पर निकाला, जबकि निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने को प्रतिबंधित यहां पर किया है और विजय जुलूस निकालने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। लेकिन उन सभी आदेशों को ताक पर रखते हुए विजेता प्रत्याशी लगातार विजय जुलूस यहाँ पर निकाल रहे हैं और निर्वाचन आयोग के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
चलिए खबर विकासनगर से है, जहां पर सेलाखोई थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक चमत्कारी बाबा को सेलाखोई के राजा रोड से गिरफ्तार किया है। बाबा बीमार लोगों को अपने चमत्कार से ठीक करने का दावा करता था। ढोंगी बहरूपिया बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। ढोंगी बाबा यमुनानगर हरियाणा का है। चलिए आगे बात करते हैं खबर विकासनगर से, जहां पर कोतवाली विकासनगर की हरबटपुर चौकी क्षेत्र में एक घर में आग लगने के बाद महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के पति ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम उसका कराया है। सीओ ने बताया कि पुलिस को महिला के चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस का ये भी कहना है कि महिला के पति ने अपने बेटे को नशे में आदि बताया है और साथ ही उसी पर शक करने की बात तहरीर में भी कही गई है। उसने क्या, मैं ड्यूटी पर था, फोन यहाँ से पड़ोसी ने फोन किया, धुआं निकल रहा है बोला। तो मैंने बोला देखो कहीं 2 दिन से कुछ गाड़ी नहीं आई है तो कूड़ा जला रही होगी वो नहीं, ऊपर धुआं मोन्टी से बहुत निकल रहा है। फिर मैं पड़ोसी आए यहाँ पर, इन्होंने देखा तो बोला धुआं निकल रहा है, दरवाज़ा बंद है, दरवाजा खुला हुआ है, ये ताले टूटे हैं बोला। तो दूसरे मैंने पड़ोसी में जाके उसको भी मैंने फ़ोन किया जो दुकान वाला था, फिर आप जाके पता करो या फिर मुझे फ़ोन करना। तब तक फिर मैं वहाँ छुट्टी से भाग के आ गया 15 मिनट में। फिर क्या पता चला आपको? पता क्या चला, अंदर तो अंदर जाने लगे धुआं था पूरा, तो सब लोग बाहर से 4-5 जो थे। फिर मैं जैसे जैसे अंदर गया तो मैं एकदम वो आत्मा बाहर आ गया, कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद गया, मैंने वो दरवाजा पीछे वाला दरवाज़ा खोला, फिर ऊपर गया, मोन्टी दरवाज़ा खोला, उससे फिर धुआं से बाहर निकल गया। तो कौन था उस वहाँ पे? कोई नहीं था उस टाइम। नहीं, किसकी बॉडी मिली आपको? बॉडी मेरी वाइफ की है। और चलिए खबर दिनेशपुर से है, जहां पर नाबालिग बच्ची से कुकर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 72 वर्षीय शख्स पर मासूम के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को आज जेल भेजा। एक मिनट यार। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश शासन ने आईएएस अधिकारियों को नई तैनाती दी है। रानीखेत के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को देहरादून का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है, तो वहीं गौरी प्रभात रानीखेत की नई संयुक्त मजिस्ट्रेट होंगी। दीक्षिता जोशी को पौड़ी का संयुक्त मजिस्ट्रेट बना दिया गया है। पौड़ी के संयुक्त मजिस्ट्रेट रामचंद्र का रुड़की के लिए तबादला हुआ। चलिए आगे बात करते हैं रक्षाबंधन के पर्व को लेकर। धूमधाम के साथ में उसे मनाया जाएगा और इसको लेकर आपको ये भी बता दें कि धूमधाम से मनाया भी है, जहां पर रक्षाबंधन के दिन से पहले और कई दिनों बाद तक कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से रक्षाबंधन समारोह आयोजित किए जाते हैं। और इसी कड़ी में देहरादून के अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी यहां पर की है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुडीन का कहना है कि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारा गौरवशाली इतिहास है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है और यही हमारा गौरवशाली इतिहास है। मातृशक्ति को नमन करते हुए हम अपने राष्ट्र के निर्माण में इनको भी अच्छी सहभागिता के साथ, ये भी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से हमारी बहनों ने उसको लीड किया, ये आप देख रहे हैं बदलता भारत है, मातृशक्ति का सम्मान है। मातृशक्ति आज कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विश्व में हम हमारे जैसे हमारे बेटे चलते थे, ऐसे आज हमारी बेटी है नाम रोशन कर दिए। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज आप देख रहे हैं वो रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट है। और आपकी हमारे घर से माँ बहन बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़ के पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा रही हैं। आज ये रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में, अभी तो कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ लेकिन आपने ये हॉल भरा हुआ है।
अगर आप पर्यटन नगरी धनौल्टी घूमने के प्लान कर रहे हैं तो वॉलेट में कैश भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ धनौल्टी के मशहूर इको पार्क और इको हट में QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अब शुरू कर दी गई है। दरअसल अब तक यहाँ सिर्फ कैश पेमेंट चलता था, जिससे कि ATM की गैर मौजूदगी में पर्यटक अक्सर परेशान रहते थे। शुक्रवार से ICICI बैंक मसूरी शाखा की मदद से QR कोड पेमेंट सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिससे मोबाइल स्कैन कर एंट्री कंफर्म की जा सकती है। इको पार्क सचिव मनोज उनियाल का कहना है कि ये सुविधा न केवल पर्यटकों को राहत देगी, बल्कि पार्क में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी टाइम सेविंग होगी। मैं धनौल्टी इको पार्क समिति में सचिव पद पर हूँ। हमारे यहाँ वर्ष भर में लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और सैलानियों की मुख्य समस्या रहती थी कि उनके पास कैश की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में लोगों को हर जगह पर QR कोड उपलब्ध है, इसलिए हमने धनौल्टी इको पार्क अंबर में और इको पार्क धरा में एक तो ये मशीन है, ये उपलब्ध करा दी है हमारे को ICICI बैंक ने, और QR कोड की भी व्यवस्था करा दी है। इसलिए मेरा सभी से यह कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको पार्क में आएँ और हमारे पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा हो गई है उपलब्ध। अब आप आराम से घूम सकते हैं इको पार्क। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।